हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मैट्रिसेस के टाइप्स के बारे में बताया था और लास्ट के जो दो टाइप्स थे दे आर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं तो इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टाइप ए आई जे मस्ट बी जीरो इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन जे, है ना। मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स ए आई जे ज़ीरो होंगे जिनके लिए आई जे से बड़ा हो। एंड देन वी हैव लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विच इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच ए आई जे मस्ट बी जीरो फॉर ऑल आई लेस देन जे, यानी ऐसे सारे एलिमेंट्स ए आई जे ज़ीरो के इक्वल होंगे फॉर विच आई इज लेस देन जे। ठीक है, इनफैक्ट मैंने इसको ऐसे भी डील किया था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स कंपलसरी जीरो होने चाहिए। लोअर ट्रायंगल का मतलब है डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे दे फॉर्म लोअर ट्रायंगल, और लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। देन द स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वही अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं तो इस केस में अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स जीरो होंगे। अपर ट्रायंगल का मतलब है डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, दे फॉर्म अपर ट्रायंगल। तो अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स अगर जीरो के इक्वल हैं इट मीन्स दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। ये पढ़ा था हमने। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को नोट करके लिख सकते हैं। लाइक फर्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर of zeros in an upper or lower triangular matrix of order n, of order n। मतलब अगर आपके पास ऑर्डर n का लोअर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर 3 की बात करूं, आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे। देखिए ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, जो कि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, व्हाट कैन आई से, देखो रो 1 के जो एलिमेंट्स हैं A11, A12 एंड A13, यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके लिए आई की वैल्यू जे से बड़ी हो। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी को भी जीरो होना कंपलसरी नहीं है। हम इन तीनों को नॉन जीरो कंसिडर कर लेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो फर्स्ट रो में कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं रखा जाएगा। लेकिन जब आप सेकेंड रो की बात करेंगे तो ये जो एलिमेंट है A21, A21 डेफिनेटली जीरो होगा क्योंकि आई की वैल्यू जे से बड़ी है, जबकि A22 और A23 ये कंपलसरी नहीं है कि ज़ीरो हो, तो इसको हम नॉन जीरो कंसिडर कर लेंगे, है ना, बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, है ना। कम से कम कितने जीरोस एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होने ही हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड रो में आपको एक जीरो जरूर मिलेगा। थर्ड रो की अगर आप बात करें तो थर्ड रो में आप देख सकते हैं ये जो दो एलिमेंट्स हैं A31 एंड A32, ये कंपलसरी जीरो होगा, बट A33 इसको हम नॉन जीरो कंसिडर कर सकते हैं, है ना। वो जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, बट टू फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस हमने A33 को नॉन जीरो कंसिडर कर लिया। तो देखिए यहाँ पे हम एक ऑब्जर्वेशन अकाउंट में ला सकते हैं दैट फर्स्ट रो कंटेन्स नो जीरोस, सेकेंड रो कंटेन्स 1 कंपलसरी जीरो, थर्ड रो कंटेन्स 2 कंपलसरी जीरोस। ओके, तो इस तरीके से अगर आप देखें, इस तरीके से अगर आप देखें तो जो रो नंबर होगा हमारा उससे एक कम नंबर ऑफ जीरोस डेफिनेटली होंगे, है ना। तो अगर मैं एक इन ऑर्डर मैट्रिक्स की बात करूं, स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस जो एक अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होने चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू
1 + 2 + 3 अप टू, अगर मैं nth रो की बात करूं तो nth रो में कितने जीरोज होंगे? n-1 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। भाई देखो ना ये कैसे लिखा मैंने, फर्स्ट रो में कोई जीरो नहीं, चलो इसको भी मेंशन कर देता हूँ। सेकेंड रो में एक जीरो कंपलसरी है, थर्ड रो में 2 जीरोज कंपलसरी है, फोर्थ रो में 3 जीरो कंपलसरी है। तो इस तरीके से अगर आप nth रो तक अप्रोच करें तो nth रो में देर मस्ट बी n-1 नंबर ऑफ जीरोज प्रेजेंट, है ना। n-1 नंबर ऑफ जीरोज nth रो में कंपलसरी होने ही हैं। तो इनका जो सम आपको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी n-1 इंटू n अपॉन 2। तो इतने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे जो एक अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होंगे। सिमिलरली अगर आप सेकेंड पॉइंट की बात करें, इफ सपोज आई आस्क minimum number of zeros in a diagonal matrix of order n. If suppose you have a diagonal matrix of order n, तो देखो इस केस में जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे इट इज सिंपली ट्वाइस दिस वैल्यू। क्योंकि देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपने या तो लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स को जीरो किया या तो अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स को जीरो किया। लेकिन जब आप डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स भी जीरो होने होंगे और अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स भी जीरो ही होने होंगे। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखिए ये जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं दिस, ये डेफिनेटली जीरो होगा, और ये जो लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी डेफिनेटली जीरो होगा। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन था इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, है ना। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स भी जीरो होंगे, दैट फॉर्म्स अपर ट्रायंगल, और नीचे वाले ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स भी जीरो होंगे। ठीक है, इट मीन्स लोअर ट्रायंगल अपर ट्रायंगल दोनों के एलिमेंट्स को जीरो होना है, ये कंपलसरी है। तो आई कैन से दैट मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं दिस मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू n-1 इंटू n। क्लियर। एंड देन फाइनली एक और कंक्लूजन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट, नल मैट्रिक्स। अगर मैं नल मैट्रिक्स की बात करूँ, नल मैट्रिक्स इज considered as a triangular and diagonal matrix। देखिए ट्रायंगुलर का मतलब है अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर मैंने एक कैटेगरी बना ली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स की अगर आप बात करें, है ना, बट सी आई एम डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट अ नल मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो हम डायगोनल या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको बोल ही नहीं सकते। तो अगर आपके पास एक नल मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होगा, दोनों ही होगा, या एक वर्ड में आप उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, और साथ ही साथ वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, क्योंकि नल मैट्रिक्स सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, और डायगोनल मैट्रिक्स के कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, नल मैट्रिक्स इज कंसिडर्ड एज अ ट्रायंगुलर एंड अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। अब देखिए जो नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप 12, दैट इज
singular matrix. What is a singular matrix? Singular matrix is a square matrix whose determinant is 0. ठीक है क्या? If suppose we have a square matrix A and if its determinant is 0, this implies A is a singular matrix. So any matrix whose determinant is 0, any square matrix whose determinant is 0 is said to be a singular matrix. Clear? Then if I talk about type 13, that is non-singular matrix. What is a non-singular matrix? See, it is a square matrix या इसको हम ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, स्क्वायर, ठीक ही था, मैट्रिक्स ए is said to be non-singular if determinant A is non-zero. है ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इट इज सेड टू बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो ये कुछ टाइप्स हैं जो आपको याद रखने हैं, है ना, मैट्रिसेस के. इनफैक्ट देखो, मैट्रिसेस के और भी टाइप्स हैं, बट उनके लिए, उनको डिफाइन करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन ऑपरेशंस, है ना, ऑन मैट्रिसेस. तो जब हम वो सारे ऑपरेशंस सीख लेंगे तो फिर वापस मैं आपको कुछ और टाइप्स के बारे में बताऊंगा. फिलहाल आपको ये 13 टाइप्स ध्यान में रखने हैं. फाइन. देखिए, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है. किसी मैट्रिक्स को अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर. सो वी कैन राइट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. देखिए, इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. सी, इफ सपोज वी हैव टू मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स है आपके पास ए, इस तरीके से मैंने लिख दिया, एंड देन वी हैव अ मैट्रिक्स बी. These are the two matrices, है ना. So A and B are equal if, देखो दो conditions required हैं. If both have same order, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, एंड सेकेंड कंडीशन, ए आई जे मस्ट बी इक्वल्स टू बी आई जे फॉर ईच पेयर ऑफ आई एंड जे. मतलब A11 की वैल्यू B11 के इक्वल होनी चाहिए, A12 की वैल्यू B12 के इक्वल होनी चाहिए, एंड सो ऑन. मतलब ऑर्डर भी सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तभी आप दो गिवन मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिसेस बोल सकते हैं. ठीक है, सिंपल है. देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सेकेंड अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, दैट इज एडिशन. पहले हमने बात की इक्वालिटी की, अब हम बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की. ठीक है. इफ सपोज टू मैट्रिसेस आर गिवन ए एंड बी, ठीक है. अब अगर आपको दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, यानी आपको ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन यू सिंपली हैव टू
add elements of these two matrices correspondingly, है ना. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सीधा सीधा ऐड कर दो, ठीक है. लेकिन यहाँ पे एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, वेयर ए एंड बी बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर. अगर आप किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और अगर उनका ऑर्डर सेम है देन यू सिंपली हैव टू ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द मैट्रिसेस. A11 B11 से ऐड होगा, A12 B12 से ऐड होगा, A13 इफ इट इज देयर, है ना. A13 अगर होगा तो A13 और B13 का एडिशन होगा, ठीक है. देखो मैंने ऐसा क्यों बोला A13 होगा कि नहीं होगा, ये तो डिपेंड करेगा ना कि आपके मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम्स है. अगर मैट्रिक्स में 2 कॉलम ही है तो हम A13 की बात ही नहीं करेंगे, है ना. तो अगर आपको दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड देन यू जस्ट हैव टू ऐड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है. अब देखिए एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी आपको याद रखनी है. सबसे पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव. एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. कहने का मतलब ये है a प्लस बी और b प्लस ए both are same, where a and b must have same order, है ना. अदरवाइज एडिशन पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है. सेकेंड एसोसिएटिव. एसोसिएटिव एडिशन इज मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव एज वेल. एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपने ऐसे 3 मैट्रिसेस का सम निकाला a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे अगर आप एसोसिएशन पे ध्यान दें तो पहले आपने a और b का एडिशन किया और फिर जो आपको मैट्रिक्स मिला उसका c के साथ एडिशन किया, तो इट इज सेम एज a प्लस बी प्लस सी, है ना. देखो RHS में आपने एसोसिएशन बदल दिया है, पहले आपने b और c को ऐड किया और फिर उसके बाद उसको a के साथ ऐड किया, ठीक है. तो इस तरीके से एसोसिएशन बदलने से एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना. बट येस यहाँ पे एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है, अगर आप ए बी सी को ऐड कर रहे हैं तो ए बी सी इन तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना. मैं ये बार बार नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है एडिशन पॉसिबल तभी होगा जब मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के होंगे, ठीक है. देन वी टॉक अबाउट एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स, देखो इस प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं, इफ सपोज अगर हम ऐसा मान लें कि a प्लस बी दो मैट्रिसेस का सम एक नल मैट्रिक्स है. ओ का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, नल मैट्रिक्स, है ना. नल मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं. ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर a प्लस बी नल है तो b प्लस ए भी नल होगा, ठीक है. तो सी यहाँ पे व्हाट आई कैन से दैट b इज इनवर्स ऑफ a. मैट्रिक्स b इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a एंड वाइस वर्सा. हम मैट्रिक्स a को b का इनवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. सो a एंड b आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है. एंड यहाँ पे एक और चीज़ आप समझ लीजिए, अगर मैं बात करूँ एडिटिव आइडेंटिटी की, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सपोज अ मैट्रिक्स इज गिवन टू यू. एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है ऐसा कौन सा मैट्रिक्स हम एक के साथ ऐड करें सो दैट identity of matrix A remains unchanged. That must be a null matrix. जब आप किसी भी मैट्रिक्स को एक नल मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स, है ना. अगेन यहाँ पे A और O ये दोनों ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए, यानी जो आप नल मैट्रिक्स लेंगे उसका ऑर्डर सेम होगा जो मैट्रिक्स A का है ना. तो यहाँ पे आई कैन से दैट null matrix O is
the additive identity is the additive identity, है ना। देखिए किसी भी ऑपरेशन की अगर आप बात करें, ठीक है ना, जैसे सपोज इफ यू टॉक अबाउट एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स, तो किसी भी रियल नंबर के लिए अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना हो, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी, तो बेसिकली आपको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो किसी भी गिवन एलिमेंट के साथ जब ऐड हो तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क ना पड़े। सो फॉर एनी रियल नंबर x, what should be the identity element? It must be 0 because x plus 0 is once again x, ठीक है। तो these are certain properties। एक और प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, that is cancellation law। cancellation law, देखिए इस लॉ में आपको बताया जाता है अगर a प्लस बी a प्लस सी के इक्वल है, देन दिस सिंपली इम्प्लाइज दैट b एंड c आर गोइंग टू बी इक्वल, है ना। सो कैंसलेशन लॉ एडिशन के लिए होल्ड करता है, ठीक है। आप a और a को कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड देन यू आर सिंपली गोइंग टू गेट b इक्वल्स c। क्लियर है क्या? So these are certain properties. Addition of two matrices are commutative. First property, it is associative. Additive inverse की बात करें तो additive inverse अगर किसी भी दो मैट्रिक्स का सम जीरो मिल रहा है आपको, if a plus b is zero, जीरो एक्चुअली जीरो बोलना यहाँ पे सही नहीं होगा, a plus b is null matrix or zero matrix, then I can say that a and b are additive inverse of each other. And then if I talk about additive identity, then null matrix is the additive identity element for any given matrix. And then cancellation law, addition of two matrices follows the cancellation law. Clear? Next we are going to talk about next जो ऑपरेशन है हमारा, that is multiplication of a matrices multiplication of a matrix by a scalar. What if you multiply a matrix by a scalar? जैसे देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इफ सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स ए लाइक दिस, a1 a2 a3 b1 b2 b3 and then c1 c2 c3. If suppose this is a matrix A and now if it is multiplied by some scalar k, k एक स्केलर है जिससे आपने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो व्हाट हैपेंस, एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट k and now your matrix becomes ka1 ka2 ka3 kb1 kb2 kb3 kc1 kc2 and kc3. क्लियर है? तो इफ यू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट k. क्लियर है? चलिए अब देखिए हम लोग मैट्रिक्स पे और भी अलजेब्रिक ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। See, we have to find matrices x and y if 2x minus y is equal to, if 2x minus y is equal to this 6 minus 6 0 minus 4 2 and 1 and x plus 2y is equal to 3 2 5 minus 2 1
and -7. So these are two matrices given to you. Okay, 2x minus y आपको दे दिया गया है, and then x plus 2y आपको दे दिया गया है. वेट, देखिए यहाँ पे अगर आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको आप बिल्कुल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह सॉल्व कर सकते हैं. सी, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऑन बोथ साइड्स. तो ये बन जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल्स 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 12 बन जाएगा, ये -12 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा. दिस बिकम्स -8, दिस बिकम्स 4 एंड दिस बिकम्स 2. सो 4x minus 2y becomes equals to this. Now if you add these two, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, चलिए मैं इसका नाम भी दे देता हूँ. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, वेट, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3, है ना. इक्वेशन 3 आपने इक्वेशन 1 से ही फॉर्म किया है by multiplying 2 on both sides. Now if you add 2 and 3, अगर आप 2 और 3 इन दो इक्वेशंस को ऐड करें तो आपको क्या मिल जाएगा. LHS में आप देख सकते हैं 2y and -2y gets cancel out and 5x will be left in LHS. RHS की बात करें तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, इनके एलिमेंट्स को आप करस्पॉन्डिंगली ऐड कर दोगे. सो 12 plus 3 is 15, minus 12 plus 2 is -10, then 5 plus 0 5, -2 -8 का सम -10, 1 and 4 का सम 5, and then -7 plus 2 becomes -5. Now you can divide 5 on both sides. See, dividing by 5 is same as multiplying by 1 by 5. तो 1 by 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड में हर एलिमेंट को 1 by 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, and then it becomes 3 -2 1 -2 1 and -1. So this is your matrix X. And now see, you can get matrix Y in the very similar way, है ना. अगर आप इसको इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, इक्वेशन 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 2x plus 4y की वैल्यू मिल जाएगी. And then if you subtract then 2x gets cancelled out and you will get the matrix Y. ठीक है, तो ये आप खुद से करके देख लेना. चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग. A matrix has, suppose a matrix A has 143 elements. ठीक है. नाउ number of possible orders it can have, I mean the matrix can have. अगर किसी मैट्रिक्स में 143 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, तो देखिए आप इसको ऐसे कर लीजिए. देखिए अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, है ना. मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ. अगर मैं नंबर ऑफ रोज m के इक्वल मान लूँ, लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स n, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ऑर्डर विल बिकम m क्रॉस n और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में कितने हो जाएंगे, m इंटू n विच इज़ इक्वल टू 143. अब देखो यहाँ पे एक बात तो आपको पता है कि m और n ये दोनों ही किसी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे, है ना भाई. m या n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ा कोई भी इंटीजर हो सकता है. m और n दोनों की वैल्यूज़, है ना. ऐसा तो नहीं हो सकता किसी मैट्रिक्स में 0 रोज हो या 0 कॉलम्स हो या निगेटिव नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स हो.
सो m and n मस्ट बी सम नेचुरल नंबर। तो आपको देखना है ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर्स के पेयर हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 143 के इक्वल हो। तो इसके लिए आप चाहें तो 143 को फैक्टराइज कर सकते हैं इस तरीके से, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 5 6 7 नहीं होगा, एंड देन 8 9 से अगर देखें तो, है ना, डिविजिबिलिटी का रूल तो आपको पता ही है, देख सकते हैं। देखिए 11 से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 11 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट 13, ठीक है। और फिर इसके बाद फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। सो 143 कैन बी रिटन एज 11 इंटू 13, यानी यहाँ पे जो पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, आप देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी वी कैन टेक m एज 11 एंड n एज 13, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो आप कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंडली यू कैन टेक m एज 13 एंड n एज 11, एंड देन देखो यहाँ पे एक और तरीका हो सकता है फैक्टराइज करने का 143 को इंटू 2 फैक्टर्स। m को अगर मैं 143 ले लूँ, यानी नंबर ऑफ रोज 143 के इक्वल हो जाएगा और नंबर ऑफ कॉलम 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इस केस में भी आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आपको 143 के इक्वल मिल रहा है। एंड देन फाइनली द फोर्थ केस कैन बी m इक्वल्स 1 एंड n इक्वल्स 143. So these are the possible values of m and n. So we can have 4 possible order for such a matrix, है ना, which contains 143 elements, है ना। It can be 11 cross 3 13 और 13 cross 11, 143 cross 1 और 1 cross 143. So these are 4 possible orders जो आप ऐसे किसी मैट्रिक्स के लिए फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना, which is containing 143 elements, okay.